हाय अमन, हेलो। कुछ बताएं जो आपका ये गाना निकला है प्रेम रतन धन पायो के लिए जो आपने गाया है। प्रेम रतन धन पायो में दो गाने मेरे हैं जो मैंने सलमान भाई के लिए गाए हैं, और पहला गाना तो वीडियो निकल चुका है, सबसे पहला गाना वही खुला, और आप सब लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है उसे, प्रेम लीला। और दैट्स द एंट्री सॉन्ग ऑफ सलमान भाई इन द मूवी। वो मूवी में उस सॉन्ग से जो है वो एंटर कर रहे हैं, और सबसे पहला गाना भी वो मूवी में आप देखोगे। तो और दूसरा गाना है हालो रे, जहाँ पे सलमान भाई और उनके जो फ्रेंड है दीपक डोबियाल मूवी में वो परफॉर्म कर रहे हैं। सलमान भाई गा रहे हैं सोनम कपूर के लिए इन द कुंभलगढ़ फोर्ट, जो है कुंभलगढ़ का जो महल है, जो किला है वहाँ पे। और सोनम कपूर का किला दिखाया है उसे, क्योंकि सोनम कपूर इज़ प्लेइंग अ रोल ऑफ अ प्रिंसेस। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मुझे राजश्री प्रोडक्शंस सूरज बड़जात्या जी के लिए गाने को मिला, सलमान भाई के लिए। गाना मिला कैसे आपको, मतलब क्या जद्दोजहद करनी पड़ी आपको? जद्दोजहद ऐसी तो कोई नहीं थी, बट ये था कि वहाँ पे जी अमन बताएं कि गाना कैसे मिला, क्या जद्दोजहद थी, किस किस से बात हुई है, आपने आप ही आ गया ये गाना आपकी झोली में? नहीं, गाना तो मुझे हिमेश रेशमिया जी का कॉल आया था, और क्योंकि सूरज जी जो हैं उनके माइंड में ये था कि जो सलमान भाई की जो एंट्री सॉन्ग होनी चाहिए वो बहुत दमदार और धमाकेदार और एकदम धूम धड़ाके वाली होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ये था उनके दिमाग में विजन जो था, उनको ये ऐसा चाहिए था गाना कि अभी तक के जितने भी एंट्री सॉन्ग्स हैं सलमान भाई के, उसमें से सबसे ऊपर रहे, सबसे बेहतर और सबसे सर्वोच्च रहे, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट ही वांटेड। सो ही वाज वेरी क्लियर इन व्हाट काइंड ऑफ वॉइस ही इज़ लुकिंग फॉर। और फिर मुझे हिमेश, जब उन्होंने हिमेश जी को कहा होगा तो हिमेश जी ने मुझे कॉल किया और बोला कि बेटा एक गाना है जो तो तुम आ जाओ स्टूडियो में। तब मुझे नहीं बताया कि क्या गाना है, कौन है, क्या है। जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो मैंने देखा कि सूरज जी हैं, और इस हिमेश जी के स्टूडियो में हिमेश जी हैं, और साथ में इरशाद जी भी थे, इरशाद कामली जिन्होंने लिखा है गाना। तो ये मैं फिर समझ में आया, सूरज जी को देख के तो मैं एकदम स्टन रह गया एक सेकंड के लिए कि यार सूरज बड़जात्या, जिनका नाम सिर्फ सुना है और फिल्में देखी हैं, इतना क्रेज़ है उनकी फिल्मों के लिए, और इतने सालों से है, लाइक 1947 से उनका राजश्री प्रोडक्शंस जो है वो है। और बचपन से ही मैं जो है मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं देख के हम सब लोग बड़े हुए हैं, पारिवारिक फिल्म सारी होती हैं सारी। तो ये वो जो मोमेंट था, वो जो लम्हा था, बहुत यादगार था। और मुझे अपने आप को समेटने में थोड़ा टाइम लगा कि हाँ सूरज जी हैं, हिमेश जी तो मिलता ही रहता हूँ मैं, और मैंने काफ़ी गाने गाए हैं उनके लिए, और इरशाद जी के लिए भी मैंने कांची में गाया था। सो फिर उन्होंने कहा कि अमन, और अमन भी नहीं, अमन जी कहते हैं वो, मतलब सबसे जो सूरज जी की जो बात है जो स्टैंड आउट करती है, और राजश्री प्रोडक्शंस की जो मिसाल है, जो उनकी परंपरा है कि संस्कारी लोग खुद हैं वो, और उनकी फिल्में भी काफ़ी इतनी संस्कारी तभी होती हैं। जब आप खुद नहीं संस्कारी होंगे तो आप अपनी फिल्मों में वो दर्शा नहीं पाएंगे कि क्या है। तो मैं अमन जी सुन के बहुत हैरान हो गया था कि इतना बड़ा डायरेक्टर मुझे अमन जी बोल रहा है। तो ये बहुत, मतलब आई वाज टोटली स्मिटन अवे, was totally pleasantly surprised। एंड उन्होंने कहा अमन जी ये गाना है, आप सुनिए, और मैं चाहता हूँ कि ये लिरिक्स हैं, आप इरशाद जी ने लिखा है, आप पढ़िए इसे और आप देखिए कैसे जाता है गाना। और मुझे ये गाने में पूरा एक जो है वो देसी पना चाहिए। सलमान खान साहब की एंट्री है, और इसमें नोक झोंक भी है, इसमें वो थोड़ी शरारती एंगल भी है, प्रेम जो कैरेक्टर है, और एक धड़ल्ले वाला, एक दबंग जो है वो दबंगई भी है, दबंग वाली बात भी है। तो क्योंकि जो गाना शुरू होता है, होने दे आज हल्ला देखे गली मोहल्ला,
चाहत के माथे चंदन का टीका, कि ये दो लाइनें आपकी ऊपर हैं, दो मतलब दो वो भाव एकदम वो है कि मैं आ गया हूँ, होने दे। आज हल्ला हल्ला मच रहा, तो हल्ले में तो आपको वो दहाड़, शेर जैसी दहाड़ चाहिए। तो मुझे यही कहा था कि आपके शुरुआती में मुझे शेर जैसी दहाड़ चाहिए। और सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, इसमें एकदम ही वो एक प्रेम वाला कैरेक्टर है कि मैं मतलब इतना जो प्यार से बोल रहा है, जो इतनी नज़ाकत है, जो इतनी उसकी जो सच्चाई है वो निकल रही है। अब जैसे सलमान जी के लिए हम जानते हैं कि एसपी बाला सुब्रमण्यम जी हमेशा गाते आए हैं, तो आपको पहले पता नहीं था जी हाँ, और आपको सडनली पता लगा कि सलमान भाई के लिए ही गाना आप गा रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था, क्या प्लानिंग थी, या सडनली मतलब एकदम नर्वस हो गए, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपने इकट्ठी की, ये भी करूँगा ये भी करूँगा ये भी करूँगा, मतलब एक प्लानिंग चल पड़ी, क्या हुआ दिमाग में, क्या क्या ख्यालात आपके आए? बहुत सारे ख्यालात चल रहे थे कि चलो ठीक है, गाना तो हम गाते ही हैं, हमारा काम ही है, लेकिन ये गाना सिर्फ कोई ऐसा गाना नहीं है। ये गाना मतलब मेरी लाइफ का शायद सबसे बड़ा गाना हो, ये मेरे अंदर फीलिंग था, मेरी अंदर ये एक जो है फीलिंग पनप रही थी कि ये गाना इतना स्पेशल हो सकता है कि शायद पूरी ज़िंदगी ताउम्र मुझे इस गाने के माध्यम से जाना जाए। इस गाने के बाद क्या हो मुझे नहीं पता, कल किसने देखा है नहीं पता किसी को, लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो हाँ, मेरी शुरुआती दौर का जो गाना गोगो गोविंदा मेरा पहला गाना था, फिर हुक्का बार था, उसके बाद मैं इजीली कह सकता हूँ कि इन 3 सालों में सबसे बड़ा गाना जो है मेरा वो प्रेम लीला और हाल और दूसरा गाना है जो सलमान भाई के लिए मैंने गाया है। प्रिपरेशंस यही थी कि आपको वहाँ पे फोकस रखना है आपके, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बर्डन था इस चीज़ को साबित करने का कि प्रेम लीला जो है वो सबसे बड़ा गाना एंट्री सॉन्ग होना चाहिए सलमान भाई का, जो कि सूरज बड़जात्या जी ने मुझे कह दिया था, हिमेश जी ने भी मुझे कहा था कि बेटा ऐसा है कि आप इस गाने में जितना आप गायकी है आपकी, या जितना आपकी आत्मा है वो डाल दीजिए, क्योंकि गाने में वो दिखना चाहिए। और इतना आपने वीडियो देखा है उसका, इतना रंग बिरंगा है, इतना कलरफुल है, इतना लाइवली है, तो आप अगर उसके साथ वॉइस कॉम्प्लीमेंट नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा, तो गाना वर्क नहीं करता है। तो गाने में हर चीज़ जो है वो नपी तुली होनी चाहिए, आप क्या गा रहे हैं, कैसे भाव से गा रहे हैं। और जैसे आप प्रिपरेशन बोल रहे हैं, तो एक सिंगर की प्रिपरेशन नहीं होती, गाना सुना जाता है, मैंने गाना सुना 2 बार सुना, 3 बार सुना, 4 बार सुना, 5 बार सुना, फिर उसके बाद मैं अपना जो है इंटरप्रिटेशन मैं खुद उसको कैसे गाऊंगा मैंने रिहर्स किया 3-4 बार रिहर्स किया। तो और पुराने ज़माने के जैसी रिकॉर्डिंग्स होती थी, क्योंकि राजश्री प्रोडक्शन है, सूरज जी हैं, तो काफ़ी जो है वो पहले जैसे होती थी वैसे ही रिकॉर्डिंग्स हो रही थी, सेशंस हो रहे थे। आजकल ऐसे लिहाजा नहीं होता कि आजकल डायरेक्टर भी कई बार प्रेजेंट नहीं होते हैं म्यूज़िक रूम्स में और स्टूडियोज़ में जब रिकॉर्डिंग्स होती हैं। वो बोलते हैं हाँ आप गवा लेना, म्यूज़िक कंपोज़र को बोलते हैं, और हम बाद में आप हमें CD भेज देना है, हमको सुना देना, हम बता देंगे कि कैसा है। लेकिन यहाँ सूरज जी खुद आते हैं, 15-20 लोग आते हैं साथ में उनकी टीम के, बैठते हैं बाकायदा, हर चीज़ पे काम होता है डिटेलिंग में कि ये अंतरा ऐसा जा रहा है तो अच्छा शॉट मेरा ऐसा है, नहीं अंतरा ऐसा नहीं होना चाहिए, अंतरा ऐसा होना चाहिए। तो उनके दिमाग में हर चीज़ इतनी क्लियर है कि आप गलत जा ही नहीं सकते। हाँ, और अगर आप गलत जा रहे हो तो आप ठीक मतलब आपको बता भी दिया जाएगा कि आप एकदम से गलत जा रहे हो। आपको 4 दिन बाद या 5 दिन बाद नहीं पता चलेगा कि आप गलत जा रहे हो, आपको देर एंड देन उसी लम्हे उसी मोमेंट में बता दिया जाएगा, नहीं अमन आप थोड़ा ऐसे गा रहे हैं, मुझे थोड़ा ऐसे चाहिए। तो वो बहुत क्लियर है वो। और सिंगर के लिए वही होता है कि लिरिक्स को समझे, जो लिरिक्स कहना चाहते हैं, जो बोल कहना चाहते हैं, उसको जब आप अभिव्यक्ति करें उसकी, जब उसको आप डिलीवर करें तो वो लगना चाहिए कि जो बोल रहे हैं वही वो गा रहे हैं। जैसे अमन कई बार म्यूज़िक के दौरान कुछ गाने बनते हैं तो आपका एक अलग दृष्टिकोण होता है, हाँ जी। और जो म्यूज़िक डायरेक्टर होते हैं उनका एक अलग परसेप्शन होता है, और डायरेक्टर का एक अलग परसेप्शन होता है। जब तीनों की आपस में भिड़ंत होती है तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, किसकी मानी जाती है? देखिए ये तो क्रिएटिव डिसीजन होता है। डायरेक्टर जो है वो अपने स्क्रीन प्ले और अपने शॉट के हिसाब से गाने को विजुलाइज करता है, उसी हिसाब से वो म्यूज़िक कंपोज़र को भी ब्रीफ करता है कि मुझे क्या चाहिए गाने में, मुझे किस प्रकार का गाना चाहिए। म्यूज़िक कंपोज़र उसे जितना हो सके उस फील और उस जोन के क्लोज लेके जाने की कोशिश करता है।
और लिरिसिस्ट को भी वही कहा जाता है कि इस प्रकार का गाना है तो आपको ऐसा ही लिखना है। उसके बाद जब सिंगर आता है तो सिंगर अपना जो है वो इनपुट देता है, गाता है, अलग अलग तरीके से गाता है। जो तरीका म्यूज़िक कंपोज़र और डायरेक्टर को पसंद आए वही चीज़ फिर फाइनल रहती है। तो डायरेक्टर के आगे ऑब्वियसली डायरेक्टर जो है ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। म्यूज़िक कंपोज़र जो है वो किस मतलब आप अगर ब्रेक डाउन करने को कहें मुझे तो 80% यू कैन से और 90% यू कैन से इज 85-90% इज डायरेक्टर, 5 to 10% इज आप कुछ करना चाहें गाने में तो होता है डलती है वो चीज़। ये डिपेंड करता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी आ गई है तो वो बहुत अच्छे से सराही जाएगी और उसे बिल्कुल रखा जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे यही डिपेंड करता है कि गाना किस तरीके का है, और गाने में जो सिर्फ ऑडियो एस्पेक्ट नहीं देखा जाता है, उसका वीडियो एस्पेक्ट भी देखा जाता है कि जिस किरदार पे आपका वो गाना है उस किरदार पे अगर आप जो चीज़ें ले रहे हो वो चीज़ें सूट करेगी कि नहीं करेंगी। सपोज़ अगर कोई क्लासिकल की तान ले रहा हूँ मैं, लेकिन अगर गाना एक कॉमन मैन पे है तो वो वर्क नहीं करेगा। गाना अगर पिक्चराइज एक कॉमन मैन पे है जिसको सिंगिंग से कुछ पता नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो सिंगिंग जानता नहीं है, जो म्यूज़िक जानता नहीं है, लेकिन वो एक आम आदमी है और वो अपनी जो है भावना बाहर प्रकट कर रहा है गाने के थ्रू, तो आई कैन गो मैं ऐसे जाऊंगा तो वो बोलेंगे यार ये गज़ल नहीं हो रही है, तो रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाती है। इसलिए जो आप देखिए मुकेश जी के गाने हैं वो आम आदमी के गाने इसलिए कहा जाता था क्योंकि हर कोई गा सकता है उसे, बहुत ही आसानी से उसको गुनगुना सकता है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं। जहाँ पे अगर रफ़ी साहब की आप बात करो तो रफ़ी साहब की सिंगिंग बहुत टफ थी। मुकेश जी के गाने जो हैं आप बोले हाँ कि जीना यहाँ मरना यहाँ, जैसे मुकेश जी के गाने सभी गुनगुना सकते हैं, ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है रफ़ी साहब के। लेकिन अगर देखें मन्ना डे साहब के देखें तो वो क्लासिकल बहुत गाते थे अपने, और उनकी गायकी में भी वो झलकता था। तो इसी प्रकार से गाने जो हैं वो किरदार के हिसाब से तय किए जाते हैं कि क्या किरदार है डायरेक्टर का, कि जो किरदार लिखा हुआ है उसी किरदार के हिसाब से अगर आप गाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अमन, कुछ दिन पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जगजीत सिंह जी का, तो अच्छा। उन्होंने बताया था कि कई गानों में गायकों की गायकी नज़र आ जाती है। हाँ जी। और वो बहुत सारे गायक ये कहते हैं कि जैसा एक्टर होता है मैं उसके हिसाब से गा देता हूँ। हाँ जी। मतलब मैं पर्सनली इस क्वालिटी को सिर्फ किशोर कुमार जी में देखता हूँ, और कोई भी सिंगर किसी भी एक्टर के हिसाब से नहीं गा पाता है, ये मेरा परसेप्शन है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सलमान, गोविंदा, अजय देवगन, ऋतिक रोशन इनके हिसाब से गाना, बट कभी भी आप किशोर कुमार जी को सुनिए तो बहुत वेरिएशंस हैं। बिल्कुल, सिर्फ किशोर जी, किशोर दा, और मैं कहूँगा कि रफ़ी साहब ने भी बहुत लोगों के लिए, तमाम लोगों के, शम्मी जी के लिए गाया, दिलीप साहब की आवाज़ रहे हैं, और राजेंद्र कुमार साहब, जुबली कुमार जो थे हमारे, और फिर कितने लोगों के लिए गाया उन्होंने। ये दो तो दिग्गज हैं, आप इनके बारे में सालों साल बात करते रहो फिर भी उनके जो किस्से ख़त्म नहीं होंगे। बट आजकल के दौर में सही कह रहे हैं आप कि मोनोटोनस लगती है आवाज़ की, पता ही नहीं चलता कि सलमान खान का गाना है या शाहरुख खान का गाना है या आमिर खान का गाना है या अक्षय कुमार का गाना है। उसका रीज़न ये है, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि साउंड बहुत चेंज हुआ है, इवॉल्व हुआ है। एक म्यूज़िक होता है और एक म्यूज़िक का साउंड होता है। जो संगीत का जो एक साउंड है, जो उसकी ध्वनि है, जो उसका जो फुल एक इम्पैक्ट है, वो रिप्रेजेंटेशन ही चेंज हो गया है। मतलब आप जहाँ पे पहले सोचते थे कि गाना 6 मिनट का तो होना ही चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, आजकल गाना बोलते हैं अगर 3 मिनट से ज़्यादा हुआ तो हम लेंगे नहीं, म्यूज़िक कंपनी वाले ये बोलते हैं। तो एकदम उसकी जो प्रथा है वही बदल गई है, और नए म्यूज़िक कंपोजर्स को बहुत ज़्यादा चांस मिल रहा है, और नए म्यूज़िक कंपोजर जो एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक भी कर रहे हैं। और पहले जैसा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, जो अपना इंडियन म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक है, वो थोड़ा अगर आ भी रहा है तो वो फ्यूजन के तरीके से आ रहा है, वो रॉक म्यूज़िक के साथ आ रहा है, वो ईडीएम के साथ आ रहा है, आरएनबी के साथ आ रहा है, हिप हॉप के साथ आ रहा है। गाने रिमिक्स किए जा रहे हैं, रिविजिट किए जा रहे हैं। आज फिर तुम पे प्यार आया है, तुम्हें अपना बनाने की कसम, अपने बनाने की कसम खाई। तो वो जो है वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि म्यूजिक में हो क्या रहा है। और इसी बीच अगर आप प्रेम रतन धन पायो के गाने देखो, उसका म्यूजिक देखो, तो वो एकदम
आपको पुराने दौर में ही लेके जाएगा, क्योंकि वो फिल्म वैसी है, वो फिल्म का लुक वैसा है, वो फिल्म की कहानी वैसी है, वो फिल्म की जो मांग है, डिमांड है, वो वैसी है। अगर आप उसमें अभी तो पार्टी शुरू हुई है गानों को डालोगे तो वो फिल्म वर्क ही नहीं करेगी, फ्लॉप हो जाएगी फिल्म पहले ही दिन, क्योंकि गाने जो हैं वो आपके सेंसिबिलिटीज़ को बयान करते हैं। और सूरज जी जो हैं वो बहुत मास्टर हैं सेंसिबिलिटीज़ में, सेंसिटिविटी को समझने के लिए कि इंडियन ऑडियंस को चाहिए क्या। और वो जो कहानी बता रहे हैं जिसको वो बरसों से लिख रहे हैं, और वो 2015 में अगर रिलीज़ हो रही है तो उनको पता है कि 2015 का क्राउड वैसा नहीं है जो 97 99 में था, लेकिन फिर भी उन्होंने वो एक एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि आप अपनी कहानी के साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। अगर आप गाने कुछ ऊट पटांग के ले लो, उस हिसाब से ना, ऊट पटांग मतलब जो उस कहानी के साथ मेल ना खाते हो, तो वो मज़ा आएगा ही नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा इस चीज़ पे, मुझे मतलब मैं बहुत लकी समझता हूँ अपने आप को कि जब मैंने प्रभुदेवा साहब के लिए गाया तो लोगों ने कहा कि लग रहा है प्रभुदेवा गा रहा है। जब मैंने अक्षय कुमार साहब के लिए गाया, चिट्टा जे रूप सोनिए गोरे मुखड़े पे जुल्फा दी छावा मैं मर जावा सोनिए, किसमें स्पेशल 26 में, वो पौ जब गाया तो, और जब अपना आशिक मिजाज गाया शौकीन्स का अलग से वो, और अजय पाजी का जिसका रब है पहरेदार सन ऑफ सरदार, तो ये सब गाने गाए। फिर हम तुम्हें कैसे बताएं गाना था बहुत ही रोमांटिक, 21 तोपों की सलामी, उसमें एक दिव्येंदु थे तो वो बहुत यंग एक्टर हैं और बहुत ही प्यारा गाना था। हम तुम्हें कैसे बताएं तुम में क्या क्या बात है। और अब ये जो है प्रेम रतन धन पायो सलमान साहब का, होने दे आज हल्ला, प्रेम लीला हाल उड़े, तो मैं कह रहा हूँ इसीलिए मेरे गाने सब, क्योंकि हर गाने में मुझे फैंस का और जो जितने ऑडियंस है उनका फीडबैक लगा कि आप लगते ही नहीं हो कि आप एक गाने हो जो ये सब गा रहे हो, आप एक सिंगर हो जो ये सब गा रहे हो। प्रभुदेवा के लिए आपको लगता है कि प्रभुदेवा गा रहा है, सलमान साहब के लिए लगता है प्रेम लीला। तो मतलब मुझे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस गाने के बाद, मैं आपको क्या बताऊं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, कि आप अभी तक कहाँ थे। सलमान भाई की आवाज़ तो आपको होना चाहिए। सलमान खान साहब के जो हार्डकोर फैंस हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई की आवाज़ तो आपको होना चाहिए, आप इतने सालों से किधर थे, आपको और गाने मिलने चाहिए थे भाई के, आपको हर गाने में भाई की हर फिल्म में गाना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से सूट हो रही है आवाज़ सलमान भाई पे, उनका ये कहना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा जो है मुझे भी उस तरीके से मैं कर पाऊँ। कुछ सलमान भाई का मैसेज आया कि बहुत मतलब मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सलमान भाई का मैसेज तो मुझे उसी दिन आ गया था जिस दिन उन्होंने प्रेम लीला सुना था। जब मैंने रिकॉर्ड किया तब वो नहीं था स्टूडियो, बट रिकॉर्ड करने के बाद जब सुना उन्होंने, जब सूरज जी ने सुनाया उनको जाके कि ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और इतना अच्छा लगा उनको कि उन्होंने कहा कि अमन को जितने ज़्यादा गाने हो सके प्रेम रतन धन पायो में मिलने चाहिए, क्योंकि इसकी जो आवाज़ है वो मेरी जो कैरेक्टर है, मेरा जो किरदार है, उसको एकदम चिपक के जा रही है। मतलब वो उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं कैसे, मैं अगर एक्सप्रेस करूँगा, अगर मैं किसी को छेड़ूंगा तो मैं कैसे बोलूँगा। तो सीखेगी छोरी और सीखेगा छबीला, तो आप सलमान भाई को देखिए और ये सुनिए तो आपको लगेगा कि वही गा रहे हैं। इनफैक्ट जब लास्ट में एक वो होती है, रावण के सारे पाप करेंगे जीरो, मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे हीरो, उन्होंने लाइन कही है लास्ट में प्रेम लीला में। तो वो मुझे खुद को लगा कि यार जब मैं गा के आ रहा हूँ प्रेम लीला और जब वो एक डायलॉग आ रहा है तो मुझे लग रहा है कि वो मैंने ही गाया है या मैंने ही डायलॉग कहा है। वो इतना रिजेम्बलेंस हो रही है साउंड की कि वॉइस आपको समझ में नहीं आ रही कि कौन क्या कर रहा है। तो ये सलमान भाई का बहुत बड़ा बड़प्पन था। और उसी के बाद फिर मुझे हालोरे भी जो है वो गाने का जो है वो मौका मिला, चांस मिला। अमन, अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे आए हैं, कुछ ऐसे दिग्गज आए हैं, उनके आते ही म्यूजिक का जॉनर बदल गया, उनका म्यूजिक का स्वाद बदल गया, वो लोग भी उसे सुनने लगे। पहले रोमांटिक सुन रहे थे, अब जैज और पॉपिंग और रॉकिंग जो भी है वो सुनने लगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेंड को ही फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो ट्रेंड को ही बदल देते हैं। आप किस जॉनर के हैं? ट्रेंड को बदलना या बरकरार रखना जो है वो कुछ हद तक होता है आपके पास, अगर क्योंकि अगर आप म्यूज़िक कंपोज़र हैं तो आपके पास बहुत सारा हक है और बहुत सारी आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जैसे बोल रहे हैं ट्रेंड को बदल सकें। एज अ सिंगर ट्रेंड को बदलना तब तक मुश्किल है जब तक आपको एक
बहुत बड़ी ब्रेक अवे सक्सेस नहीं मिल जाती उस जॉनर में जिस जॉनर को आप पकड़ के रखना चाहते हैं ज़िंदगी भर। मेरे केस में ये है कि मैं समझता हूँ कि मैं किसी एक जॉनर को पकड़ के नहीं रह सकता, और मैं वैसे ढला भी नहीं हूँ। मुझे मेरी वो कोशिश ही नहीं होती कि मैं एक ही जॉनर को पकड़ के सिर्फ चलूँ, सेफ़ चलूँ। मैं सेफ़ नहीं चलना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मैं हर प्रकार का गाना गाऊँ। मैं रोमांटिक भी गाऊँ, मैं सूफ़ी भी गाऊँ, फोक भी गाऊँ, शास्त्रीय संगीत क्लासिकल भी गाऊँ, रॉक भी गाऊँ, जैज़ भी गाऊँ, हिप हॉप और क्लब नंबर्स और पेपी नंबर्स और ये जो पार्टी नंबर्स होते हैं, जो मोहल्ले वाले गाने होते हैं, जैसे ढिंका चिका हो गया या गोगो गोविंदा हो गया, तो मैंने गाए हैं। मैंने सब प्रकार के गाने, अगर आप देखें मेरे ट्रैक रिकॉर्ड को, तो मैं अभी कुछ 19-20 गाने गा चुका हूँ इंडस्ट्री में, और उसमें से हर टाइप का गाना है। गोगो गोविंदा भी है, सनो सरदार भी है, पौ भी है, फिर अच्छे दिन आने वाले भी हैं मोदी जी के लिए जो मैंने गाया था, और हर हर गंगे भी है बच्चन साहब का जो भूतनाथ रिटर्न्स में गाया था, फिर गज़ल भी है 21 तोपों की सलामी की, हम तुम्हें कैसे बताएं, आशिक मिजाज भी है, फिर अभी प्रेम रतन धन पायो है। उसके बीच में 3-4 गाने थे जो लाल बहादुर शास्त्री जी की एक फिल्म थी, उसमें भी एक देशभक्ति का गाना था मेरा, जय जवान जय किसान। तो जितने अलग अलग तरीके से मैं अपनी आवाज़ को रिप्रेजेंट कर सकूं, क्योंकि वर्सिटैलिटी है मुझ में, और मैं दिखाना चाहता हूं लोगों को, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री को। और वैसे जब गाने मुझे मिलते हैं अलग अलग प्रकार के, तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि सामने वाला मुझे वो समझ रहा है कि हाँ मैं ये भी गा सकता हूँ। नहीं तो अमूमन होता क्या है कि आपने 2-3 गाने अगर एक जॉनर में गा दिए ना, तो आपको स्टैम्प कर दिया जाएगा कि आप वही गा सकते हो, आप सोचना भी मत कि आप कुछ और गा सकते हो। तो लोगों को, जैसे डायरेक्टर होता है, वो 2-3 अगर कॉमेडी फिल्म्स निकाल दे, रोहित शेट्टी साहब के साथ जैसे हो रहा था, और जितने भी तमाम, हर किसी कोई बचा नहीं है इस स्टीरियोटाइप जो एटीट्यूड से, तो यू गेट स्टीरियोटाइप, यू गेट टाइप कास्टेड कि आप तो गोलमाली बनाते हो, आप गोलमाली बनाओ, आप आओ मत दिलवाले या चेन्नई एक्सप्रेस टाइप की बनाने के लिए, आप वो जो इमोशनल या रोमांस मत दिखाओ, आप हमेशा एक कॉमेडी में ही रहो, तभी आप सक्सेसफुल रहोगे। लेकिन मैं इसके विपरीत सोचता हूँ कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से, मेरा कंफर्ट जोन जो है हर चीज़ हो सकती है, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही चीज़ देखता हूँ, कंपोज़र का गाना क्या है, लिरिक्स क्या कहने चाहते हैं। अगर वो एक कवाली भी है तो मैं उसको कवाल, मैं सोचूंगा कि मैं मज़ार पे बैठा हूँ और मैं कवाल हूँ और मैं गा रहा हूँ। अगर एक गाना हुक्का बार जैसा आता है जिसमें आपको फुल भूल जाना है कि आप कहीं दुनिया बाहर एग्जिस्ट भी करती है, सिर्फ डांस फ्लोर है, क्लब है, आपके यार दोस्त हैं, मस्ती मारनी है, तो मैं वो बन जाता हूँ। तो किरदार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ प्लेबैक सिंगर, जैसे हमारी बात शुरुआत से हो रही है कि आपको लगता ही नहीं है कि सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, इन लोगों के गाने अलग अलग हैं, तो उसका रीज़न यही है कि किरदार में घुसने की कोशिश नहीं होती है शायद, क्योंकि लेकिन मेरी ये हमेशा कोशिश होती है कि मैं, अगर मुझे पता है कि सलमान साहब का गाना है तो मुझे कैसे गाना है। हम जैसे हम किसी हीरो के लिए गाते हैं तो उसको मिमिक तो नहीं कर सकते, मतलब गाएंगे तो अब गाना ही, सुर में रहेंगे, अपनी चीज़ें पकड़ेंगे, लेकिन उसमें कैरेक्टर को पकड़ना कितना मुश्किल और कितना आसान हो जाता है। कैरेक्टर को पकड़ना आसान आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी आपकी जो आवाज़ है वो ट्रू लगेगी कैरेक्टर को। नहीं तो फिर अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या सलमान एक्टिंग कर रहे हैं तो क्या फ़र्क क्या है दोनों में। अगर मैं खुद का एक सिंगल भी निकाल रहा हूँ, मैं खुद गा रहा हूँ, तो मैं खुद, जैसे मैं खुद गाता हूँ वैसे ही गाऊँगा, और सलमान साहब के लिए गा रहा हूँ तो भी मैं वैसे ही गाऊँगा जैसे खुद गाऊँ। लेकिन उसमें एक चीज़, एक ऐड होगी, एटीट्यूड, और जिस तरीके से आप गाने को प्रेजेंट कर रहे हो। जैसे आप मैच खेल रहे हो, आप बैट्समैन हो, तो आप गीली पिच पे वैसे नहीं खेल सकते जैसे आप एक सूखी पिच पे खेल रहे हो। आप टेक्निक वही रहेगी, बैटिंग वही रहेगी, स्टैंस वही रहेगा, लेकिन थोड़ी फेर आपको फेरबदल करना पड़ेगा आपको गेम में, अगर आपको स्कोर करना है तो, नहीं तो आप आउट हो जाओगे पहली बॉल पे। तो वैसी चीज़ है कि आपको एक्टर क्या, कहाँ एक्टर का डिलीवरी स्पीच क्या है, वो बात कैसे करता है, वो अगर वो कन्वर्सेशन कर रहा है, या अगर वो किसी को कहेगा तो किस लहजे में कहेगा। सलमान साहब कहेगा ए क्या चल रहा है, ऐसे कहेगा सलमान। और सलमान साहब अगर ऐसे कहेंगे तो आपको गाने में आप हे सीखेगी छोरी ऐसा नहीं गा सकते। तो अब वो मस्कुलिनिटी और जो मर्दानापन है, जो ये सब चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें जो है प्लेबैक सिंगर को प्लेबैक सिंगर बनाती हैं। प्लेबैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप जब तक कैरेक्टर को नहीं घुसोगे अंदर तो मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका गाना सिर्फ आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपका काम खत्म हो जाता है। लेकिन डायरेक्टर प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, टीम का क्या काम होता है, वीडियो के साथ मैच होता है।
वीडियो चल रही है, अगर कहीं पे भी लिप सिंक गाना है, लिप सिंक के टाइम पे अगर कहीं पे भी डायरेक्टर को लगा नहीं यार ये वॉइस मैच नहीं हो रही मेरी, ये वॉइस मैच नहीं हो रही कैरेक्टर को, तो आपका गाना नहीं रहेगा फिर। इट्स एज सिंपल एज दैट। गाना जो है वो चूज़ करना और गाने को कैसे आपको कहना है। जैसे मैंने इस गाने में मैंने प्रेम लीला भी गाया, मैंने हालो रे भी गाया, लेकिन प्रेम लीला में और हालो रे में भी फ़र्क है सलमान खान पे इन दोनों। तो प्रेम लीला के लंका पति बावरे ए ताका झाकी क्यों करे, लंका पति बावरे ताका झाकी क्यों करे, अपने कुटिल भाव तू जानकी से रख परे, नारायण गरम कर तू कुछ लाज शर्म कर तू, रावण तू कर यहाँ से रवानी, गुस्से में काहे को होता लाल पीला। तो मतलब जो आप कह रहे हो ना वो लगना चाहिए दिल से कि गुस्से में काहे को होता है लाल पीला, मतलब। और हालो रे में जो है वो एकदम, क्योंकि वो रिझा रहे हैं अभी सोनम कपूर को, तो उनको रोमांस थोड़ा और डालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कितना वेरिएशन है, इसमें भी राधा तू है मोरी बांसुरी, इसको नहीं बोलते राधा तू है मोरी बांसुरी। सलमान खान है तो ऐसा बोलेंगे, इस पॉइंट पे ऐसा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो सारा खेल लफ्ज़ों का है सर। ए चल पानी ला यार, प्लीज़ पानी ला दो, ये दोनों में ऐसे है, ये एटीट्यूड है। अगर एटीट्यूड नहीं है सिंगर में, प्लेबैक सिंगर में, तो आपको कभी मज़ा आएगा ही नहीं। अमन जैसे अब अभी तो आप वेल सेटल्ड हैं और अब आपकी जर्नी शुरू हो गई। नहीं यार वेल सेटल्ड नहीं, मतलब जर्नी शुरू हो गई, बहुत कुछ करना है, जर्नी शुरू हो गई है आपकी। थोड़ा पीछे चलते हैं, आपकी करियर का, आपकी म्यूजिक लाइफ का सबसे मुश्किल दौर इंडस्ट्री में जब, या इंडस्ट्री से पहले कौन सा दौर था कि मतलब आपको लगा कि कहीं छूट ना जाए मुझसे म्यूजिक, या कुछ और ना करना पड़ जाए? हर दिन लगता था जब होती थी वैसी जद्दोजहद इंडस्ट्री में आने से पहले। बिल्कुल हर दिन लगता था कि क्या होगा पता नहीं। मैं 2008 में मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म की थी अपनी, और मेरे जो डैड हैं उन्होंने कहा था बेटा 1 साल है तुम्हारे पास, 1 साल में जो तुम कर सकते हो कर लो, और क्योंकि उसके बाद तुम वही 9 to 5 वाली जॉब जो है तुमको करनी होगी। अब इस इंडस्ट्री में ये तो पता है कि आप कुछ कर लोगे, लेकिन वो कुछ कब करोगे ये नहीं पता है, वो टाइमिंग आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर किसी का हाथ नहीं, आपकी फैमिली में कोई वैसा उस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, तो आपको खुद का कुआं खुद ही खोदना है हर रोज़, वो भी हर सुबह आपको निकलना है, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में जाना है, प्रोड्यूसर से मिलना है, डायरेक्टर से मिलना है, म्यूज़िक कंपोज़र से मिलना है, लिरिसिस्ट से मिलना है, सारे इंडस्ट्री के सारे जो आपके जो टेक्नीशियंस हैं जो काम करते हैं एक फिल्म मेकिंग में, आपको उनसे भी मिलना है कि कहीं से कुछ काम निकल जाए। कोई आगे बोल दे यार ये गाना है, कोई आगे सीडी दे दे, कोई सुना दे मेरी आवाज़, या कोई मुझे कहीं लेके चले जाए, यू नेवर नो। तो मैंने वो सब किया जो एक स्ट्रगल के टाइम पे एक ऐसे सिंगर को करना पड़ता है जिसका कोई आगे पीछे कोई लेना देना नहीं है इंडस्ट्री वालों से। शुरुआत तो सुर क्षेत्र से हुई थी। सुर क्षेत्र की शुरुआत से पहले सर मेरा 8 साल का बहुत स्ट्रगल है। लोगों को लगता है 2012 में अमन त्रिखा आ गए सुर क्षेत्र में और उनको हिमेश रेशमिया जी मिल गए और हिमेश जी ने उनको गाने दे दिए धड़ाधड़ और लाइफ बन गई। नहीं सर, लाइफ ऐसे नहीं बनती है। लाइफ तब बनती है जब आपको, और ये मौके भी तब मिलते हैं या तो आपका नसीब बहुत अच्छा हो। मेरे नसीब से ज़्यादा मुझे लगता है कि हार्ड वर्क और जो मेरा जो पेशेंस है वो ज़्यादा काम आया है मेरे, क्योंकि मेरे घर में जो आप घर देख रहे हैं, मेरे घर में हर रोज़ ये डिस्कशंस होती थी, आर्ग्यूमेंट्स होते थे और झगड़े भी होते थे, मतलब मतभेद होते थे जो होने चाहिए, होते हैं, हर घर में होते हैं। आई एम श्योर कि मॉम डैड चाहते हैं कि मैं स्टेबल इनकम वाली कोई जॉब करूं। इसमें तो कुछ पता नहीं है कि आपको आज पैसा आ रहा है कल आए ना आए, क्योंकि प्रोफेशन है आपका, आप टाइम पास नहीं कर रहे हो, आपकी हॉबी नहीं है। तो वो प्रोफेशन बनाने की जो दरकार है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि आपको कभी ऐसा ना लगे कि यार नहीं यार गलत डिसीजन ले लिया हम लोगों ने और इसको तो मतलब नहीं आना चाहिए था इसमें। मेरे पेरेंट्स को हमेशा ऐसा लगता था, लेकिन एक तरफ ये भी लगता था कि यार जब कुछ होगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें वो बात है और वो टैलेंट है। और यही चीज़ मेरा खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था मेरा। ये लाइन टाइम मांगती है। हाँ जी, पेशेंस मांगती है। हाँ। आपने 1 साल बहुत कम टाइम लिया मेरे हिसाब से। नहीं, 1 साल तो सिर्फ कहने के लिए था ना, उन्होंने 1 साल का था, मेरा 1 साल में क्या हुआ? मेरा 2008 से 9 हो गया, कुछ नहीं हुआ। मैं जिंगल्स वगैरह शुरू कर दी थी मैंने गानी,
मेरे को मूवी में तब भी ब्रेक नहीं मिला था, 2010 में भी नहीं मिला, 2011 में भी नहीं मिला, स्ट्रगल जारी थी मेरी। 2012 में मैं तभी आ पाया जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, 3 साल से मैं वो मशक्क़त कर रहा था। अगर मैं स्टॉप हो जाता, अगर रुक जाता, तो मैं आपको आज दिखता ही नहीं कहीं, मैं होता ही नहीं कहीं। स्ट्रगल के दौरान बुरा क्या लगता था, दिल को चुभती क्या थी बात की, क्या क्या बुरा कि लोगों के पास टाइम बहुत होता है लेकिन देते नहीं है मतलब म्यूज़िक कंपोजर्स और प्रोड्यूसर्स के पास बोलते हैं अरे यार अभी मैं बिज़ी हूँ, और जहाँ पे अगर जो कि वो नहीं होते, जो भी इतने होते होंगे यार, हर एक की लाइफ में होते हैं, वो शेड्यूल होता है वैसा, लेकिन इतने नहीं कि आप एक सीडी लेके जा रहे हो और आप सुन रहे हो लोगों को और दूसरे लोगों को सुन रहे हो। आप मेरे सामने दूसरे लोग आ रहे हैं तब बुरा लगता है, जब मेरे सामने दूसरे लोग आ रहे हैं उनको वो टाइम दिया जा रहा है, लेकिन नहीं, आप नहीं। आप कौन हो? अमन त्रिखा? नहीं। आप क्या करते हैं? सिंगर हैं? नहीं सर, अभी तो बिजी है अंदर, तो आप नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ले लीजिए। तो यही होता है सर, आप जब तक नाम नहीं बनता है आपका, तो यही होता है। ये अग्नि परीक्षा है जिसको आपको जिसको अंगारों पे चल के जाना ही है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आपके डैड अगर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिल्म के फ्रेटर्निटी के कुछ जाने माने लोग नहीं हैं आपकी फैमिली में, तो यही रास्ता है, करना पड़ेगा, इसके गुजरना ही होगा इससे। और मैं बहुत ढीठ किस्म का इंसान हूँ, बहुत ज़िद्दी हूँ और बहुत बेशर्म भी हूँ अपने म्यूज़िक, अपने पैशन को लेके, कि मैंने अपने अंदर ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, 50 साल की उम्र में मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने यार सिंगिंग करनी चाहिए थी, मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में घुसना चाहिए था, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसा एक्सेप्शनल टैलेंट है जो मुझे पता है। तो मुझे उस फीलिंग से कभी गुजरना नहीं था। तो मैंने कहा कि मुझे भले ही 4 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल, 10 साल, मैं करूँगा इसे, और मैं इसे अपने अंदर जो सरस्वती माँ ने मुझे एक आशीर्वाद दिया है, ये मैं लोगों के सामने रखूँगा, अपनी मैं कोशिश पूरी करूँगा, बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में, कुछ भी नहीं है अपने हाथ में। सर आप लोगों का सबका आशीर्वाद है और ऊपर वाले का जो है करम है, और मुझे सबसे जो मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ ऊपर वाले का, कि जिस दिन से मेरी सुर क्षेत्र में लोगों ने देखा मुझे परफॉर्म करते हुए, तो मुझे बहुत दुआएं मिली हैं, आशीर्वाद बहुत मिला है। किसी ने भी ये नहीं कहा अरे यार तू क्यों आ गया है, ये क्या, मतलब बहुत पॉजिटिव मुझे रिस्पांस मिला पहले दिन से ही। मुझे जैसे बोलते हैं ना कि जो है वो स्वागत किया गया मेरा इंडस्ट्री में, और फिर बाद में जब मेरे गाने निकले तो मुझे वो प्यार जो है और आशीर्वाद और जो विशेस हैं वो हमेशा बरकरार रहें। अमन, चलते चलते अपने व्यूअर्स से, अपने फैंस से क्या कहना चाहेंगे आप अपने करियर को लेके, अपने गानों को लेके? मैं कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, इसलिए क्योंकि एक ऐसे शख्स को जो आपके टीवी स्क्रीन्स पे 2012 पे आया था सुर क्षेत्र के थ्रू, और उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ आप लोगों के प्यार ने उसे बनाया था, और उसके बाद तमाम जितने गाने गोगो गोविंदा से शुरुआत हुई थी, और आज जो है प्रेम रतन धन पायो सलमान खान साहब के लिए सूरज बड़जात्या जी की फ़िल्म, हिमेश रेशमिया जी का म्यूज़िक, 2 गाने हैं प्रेम लीला और हालो रे, और दोनों गानों को आपने इतना सराहा है, इतना सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया है, मैं आप लोगों का जितना भी थैंक्स कहूँ कम है। ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब जहाँ से आप सोशल मीडिया में कनेक्ट कर सकते हैं अपने फैंस से और बाकी बाहरी दुनिया से, आप लोगों ने बहुत प्यार उड़ेला है मुझ पे, और ऐसे ही जो है मुझे हमेशा ब्लेस करते रहिए, हमेशा मुझे ऐसी दुआएं देती रहिए कि और आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारे मैं गाने गाऊँ आप सब लोगों के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोगों की जो दुआएं हैं वो हमेशा रंग लाएंगी। और मुझे ये मौका दीजिए कि मैं आप लोगों को अलग अलग प्रकार के जो हैं अपने मूड्स दिखा सकूं म्यूज़िक में, सिंगिंग में। अमन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमने आपसे बहुत सारे सवाल किए आपको परेशान किया, तो और हमारी शुभकामना है कि आप जीवन में जो भी गाना गाएं, कव्वाली गाएं, रॉक पॉप कुछ भी गाएं, वो बहुत हिट हो, वो लैंडमार्क बन जाए कि सिंगर होता है ऐसा, लोग ऐसे बात कहें, और माँ बाप अपने बच्चों को बताएं कि देख ऐसी सिंगिंग है। ये हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप बहुत सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।